अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की खास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी खबरें। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इंसाफ में आसानी उतनी ही अहम है जितना कि कारोबार में आसानी और ज़िंदगी में आसानी। मोदी ने कहा कि कौमी कानूनी सर्विसेज अथॉरिटी और ज़िले सतह की कानूनी खिदमात की अथॉरिटी जल्द इंसाफ की फराहमी के निज़ाम में एक अहम रोल अदा कर सकती है। वज़ीर आज़म ने आज नई दिल्ली में ज़िले सतह की कानूनी खिदमात की अथॉरिटीज़ की अब तक की पहली कुल हिंद मीटिंग का इफ्तिताह करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि इंसाफ की फराहमी उतनी ही अहम है जितने कि किसी माशरे के लिए इंसाफ के निज़ाम की रसाई, और इस सिमत में अदालती बुनियादी ढांचा एक अहम रोल अदा कर सकता है। साथियों, दुनिया एक अभूतपूर्व डिजिटल रिवॉल्यूशन की साक्षी बन रही है और भारत इस रिवॉल्यूशन का प्रमुख केंद्र बनकर उभरा है। कुछ साल पहले देश जब भीम यूपीआई और डिजिटल पेमेंट्स की शुरुआत कर रहा था तो कुछ लोगों को लगता था कि ये छोटे से क्षेत्र तक सीमित रहेगा, लेकिन आज हम गांव-गांव में डिजिटल पेमेंट होते देख रहे हैं। आज पूरी दुनिया में जितने रियल टाइम डिजिटल पेमेंट्स हो रहे हैं उसमें दुनिया में उसमें 40% अकेले भारत में हो रहे हैं। रेहड़ी पटरी और ठेले वाले लोगों से लेकर गांव गरीब तक डिजिटल पेमेंट अब हर व्यक्ति के लिए सहज दिनचर्या का हिस्सा बन रहा है। जब देश में इनोवेशन और एडेप्टेशन की इतनी स्वाभाविक क्षमता हो तो जस्टिस डिलीवरी में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के लिए इससे बेहतर समय नहीं हो सकता है। मुझे खुशी है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशन में देश की न्याय व्यवस्था इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। ई कोर्ट मिशन के तहत देश में वर्चुअल कोर्ट शुरू की जा रही है। ट्रैफिक वायोलेशन जैसे अपराधों के लिए 24 घंटे चलने वाली कोर्ट से काम करना शुरू कर दिया है। लोगों की सुविधा के लिए कोर्ट्स में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार भी किया जा रहा है। मुझे बताया गया है कि देश में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में अब तक 1 करोड़ से ज्यादा केसेस की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो चुकी है। करीब करीब 60 लाख केस हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट में भी सुने गए हैं। कोरोना के समय हमने जिस विकल्प के तौर पर एडप्ट किया वो अब व्यवस्था का हिस्सा बन रहा है। इस बात का प्रमाण है कि हमारी न्याय व्यवस्था न्याय के प्राचीन भारतीय मूल्यों के लिए भी प्रतिबद्ध है और 21वीं सदी की रियलिटी के साथ मैच करने के लिए भी तैयार है। इसका श्रेय आप सभी महानुभावों को जाता है। मैं आप सभी के इस प्रयासों की सराहना करता हूं। साथियों, दुनिया एक अभूतपूर्व डिजिटल रिवॉल्यूशन की साक्षी बन रही है और भारत इस रिवॉल्यूशन का प्रमुख केंद्र बनकर उभरा है। कुछ साल पहले देश जब भीम यूपीआई और डिजिटल पेमेंट्स की शुरुआत कर रहा था तो कुछ लोगों को लगता था कि ये छोटे से क्षेत्र तक सीमित रहेगा, लेकिन आज हम गांव-गांव में। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमना ने पार्लियामेंट के मानसून इजलास के दौरान मुसलसिल 2 हफ्तों के तातुल के बाद हफ्ते को कहा कि बहस व मुबाहिसे और बेहतर फैसलों के जरिए मुल्क को आगे बढ़ाया जा सकता है। नई दिल्ली में पहली डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी मीटिंग से खिताब करते हुए जस्टिस रमना ने कहा कि मुझे डर है कि हम समाजी इंसाफ के अपने आईनी मैंडेट को पूरा करने में नाकाम हो सकते हैं। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि इस पर आप बातचीत करें, बहस व मुबाहिसा करें और फैसला करें। यही वो उसूल है जिस पर मैं भी पूरी तरह अमल कर रहा हूं।
चीफ जस्टिस रमन्ना ने कहा कि मसाइल को छुपाने से उनका कोई हल नहीं निकल सका। अगर हम उन मसाइल पर बात नहीं करते हैं, अगर तशवीश के मामलात पर बात नहीं की गई तो निज़ाम तबाह हो जाएगा। चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर अदलिया अवाम की दहलीज पर पहुंच गई है और उनका एतमाद जीता जाता है तो बसीरत रखने वाले जजों के दरमियान कोऑप्टिव कामकाज को सराहा जा सकता है और पुरजोश पुखला और रजाकारों ने हुकूमतों के दरमियान ताउन पर मबनी काम आसान हो जाता है। उन्होंने कहा कि अगर हम लोगों की बेहतर खिदमत करना चाहते हैं तो हमें उन मसाइल को उठाने की ज़रूरत है जो हमारे कामकाज में रुकावट है। हुकूमतें भी इंसाफ तक रसाई स्कीमों में एक्टिव हिस्सेदार रही हैं। इस तकरीब का मकसद इंसाफ के निज़ाम व नस को कंट्रोल करने वाले मुख्तलिफ अवामिल के बारे में खुद जायजा लेना और निज़ाम में बेहतर इस्लाहात लाने के तरीक़ों और ज़राए को तलाश करना है। चीफ जस्टिस ने कहा कि ज़िले अदलिया दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत में इंसाफ की फराहमी में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। ज़्यादातर आबादी के लिए डिस्ट्रिक्ट जुडिशल ऑफिसर से रब्ता ही उनका पहला पड़ाव है। Judiciary is the backbone of the justice delivery system in the world's largest democracy. The district judicial officers are the first point of contact for much of the population. Public opinion about the judiciary is primarily based on their experience with the district judiciary. This casts a great responsibility on our shoulders. You must undertake multifaceted tasks and roles. You are the best placed to understand people's problems and social issues. Every progressive policy must find its base on a strong foundation. Strengthening the district judiciary is the need of the hour. Without any doubt, the district judiciary is the driving force behind the legal aid movement in India. Wherever I go always, I attempt to project the achievements of the Indian judiciary in winning the trust and faith of the people. But if we intend to serve the people better, we need to flag the issues which hinder our functioning. There is no meaning in camouflaging or hiding the problems. If we do not discuss these issues, if matters of pressing concern are not addressed, then the system will cripple. I fear we may be unable to fulfill our constitutional mandate of social justice. I urge all of you, therefore, to discuss, debate, and decide. This is the principle I have been following all through. I know the challenges before you are enormous. The issues of conditions of service, remuneration, etc. deserves immediate attention. The Supreme Court this week tried to address some of these issues by way of directions of implementation of revised pay benefits. I hope all the concerned agencies will work together to sort out other issues as well. Today, technology has emerged as a great enabler. I urge upon all of you to use modern technology tools to enhance the pace of justice delivery. The agenda items reflects the need of importance. Judiciary is the back. गवर्नर महाराष्ट्र भगत सिंह कोश्यारी के गुजराती राजस्थानी वाले बयान पर सियासी दर्जे हरारत में इजाफा हो गया है और उनकी शदीद मुखालिफत की जा रही है। शिवसेना, कांग्रेस और एमएनएस ने गवर्नर के उस बयान को महाराष्ट्र के अवाम की तौहीन करार दिया। दरियासना मुंबई की साबिक मेयर किशोरी पडेनकर और बीजेपी लीडर आशीष शेरला ने भी गवर्नर के उस बयान से नाइत्तेफाकी का इजहार किया। कांग्रेस ने हफ्ते को कहा कि महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी के मुतनाज़िया बयान से ये साबित होता है कि वो रियासत के गवर्नर है लेकिन उनके पास ओहदे के विखार के मुताबिक होशियारी नहीं है। दरअसल कोश्यारी ने अपने एक बयान में कहा था कि अगर राजस्थान और गुजरात के लोग मुंबई से चले जाएं तो वहां से पूरा पैसा चला जाएगा और महाराष्ट्र या मुंबई और पूना के लोग गरीब हो जाएंगे। कांग्रेस के शोबे मसला के सरबराह जयराम रमेश ने कहा कि कोश्यारी का बयान गवर्नर के बयान के मुताबिक नहीं है। ऐसा लगता है कि वो सिर्फ कुर्सी पर बैठने के लिए वफादारी के अहकामात की पैरवी करना जानते हैं। कभी कभी मैं यहाँ लोगों से कहता हूँ महाराष्ट्र में कि भाई महाराष्ट्र में विशेष करके मुंबई, ठाणे, यहाँ से गुजरातियों को निकाल दो और राजस्थानियों को निकाल दो तो तुम्हारे यहाँ कोई पैसे बचेगा ही नहीं। ये राजधानी जो है जो कहलाती है आर्थिक राजधानी कहलाएगी नहीं। कभी कभी मैं यहाँ लोगों से कहता हूँ महाराष्ट्र में कि भाई महाराष्ट्र में विशेष
रियासत कर्नाटका के मंगलुरु जिले में एक मुस्लिम नौजवान के कत्ल के मामले में पुलिस ने 21 अफराद को पूछगछ के लिए हिरासत में लिया है। ख्याल रहे कि 23 साल नौजवान मोहम्मद फाजिल मंगलपेट का जुमेरात की शाम कत्ल कर दिया गया था। वहीं मोहम्मद फाजिल के वालिद उमर फारूक ने सियासी कायदीन के रवैये पर मायूसी का इजहार करते हुए कहा कि उनसे कोई मिलने तक नहीं आया। मकतूल मोहम्मद फाजिल के वालिद उमर फारूक ने कहा कि 2 दिन हो गए लेकिन किसी सियासी लीडर ने उनसे मुलाकात तक नहीं की। उमर फारूक ने कहा कि मेरा बेटा स्वर्तकल गया था जहां उसकी मौत हो गई। आज 2 दिन गुजर चुके हैं लेकिन कोई खबर नहीं मिली। यहां तक कि किसी सियासी कायदे ने हमारे पास आने और मुलाकात करने की जहमत तक नहीं उठाई। रिपोर्ट्स के मुताबिक शुबा जाहिर किया जा रहा है कि मोहम्मद फाजिल का कत्ल बीजेपी के यूथ विंग के लीडर प्रवीण कुमार नेतारव के कत्ल का बदला लेने के लिए किया गया। तहम पुलिस ने इस हवाले से कोई बयान नहीं दिया और कहा कि कत्ल की वजूहात मालूम की जा रही है। तहम इसमें इख्तिलाफ का इल्जाम है कि आवाम का एतमाद हुक्मरान बीजेपी से उठ गया है, इसलिए वो कानून अपने हाथ में ले रहे हैं। वजीर आला बसवराज बोम्मई और एडीजीपी आलोक कुमार ने कहा कि कत्ल की वारदातों को संजीदगी से लिया जा रहा है और पुलिस को मुल्जिमीन को धरपकड़ के लिए कुछ वक्त दरकार है। उधर जनूबी कन्नड़ जिले में जहां गुज़िश्ता रोज जुमे के पेश नज़र हुक्म इम्तनाई नाफिज किया गया था और पुलिस ने मुसलमानों से नमाज भी घरों पर अदा करने को कहा था, अब हालात मामूल की तरफ लौट रहे हैं। हाथरस वाक़े गांव नगला सिंह के एक स्कूल में बच्चे को बंद करके घर चले जाने वाले प्रिंसिपल समेत 10 असातिज़ा के खिलाफ बेसिक एजुकेशन ऑफिसर ने सख्त कार्रवाई करते हुए उन्हें मुअत्तल कर दिया। साथ ही 3 शिक्षा मित्रों और एक इंस्ट्रक्टर की तनख्वाह पर आइंदा हुक्म तक रोक लगा दी गई है। मुअत्तल टीचर्स को डेवलपमेंट ब्लॉक हसासीन के स्कूलों से मुंसलिक करते हुए तफसीली जांच के लिए 2 रुकनी कमेटी तश्कील दी गई है। वाज़ेह है कि डेवलपमेंट ब्लॉक सासनी के गांव नगला सिंह वाक़े सवेलियन स्कूल में गुज़िश्ता 27 जुलाई को स्कूल टाइम के बाद सभी स्टाफ स्कूल को बंद करके चले गए थे। स्कूल के अंदर गांव के ही दुर्गेश कुमार का 6 साला बेटा प्रेम प्रकाश बंद रह गया। इस बच्चे को किसी भी टीचर ने नहीं देखा। जब प्रकाश के घर वाले बच्चे को तलाश करते हुए स्कूल पहुंचे तो वो स्कूल में खिड़की के पास खड़ा रो रहा था। ये देखकर सभी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और फिर तकरीबन 3 घंटे बाद स्कूल को खोलकर बच्चे को बाहर निकाला जा सका। जब बीएसए ने पूरे मामले की जांच ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर सासनी से कराई तो पहली नजर में इस बात की तस्दीक हुई कि 27 जुलाई को स्कूल टाइम के बाद एक तालिब इल्म स्कूल में बंद रह गया था। उसे बाद में दही अवाम ने स्कूल से बाहर निकाला। यह अमल स्कूल में मौजूद सभी टीचर्स के जरिए की गई लापरवाही की अलामत है। बीएसए ने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकारी मुलाजिम डिसिप्लिन और अपील कानून के तहत ओहदे के तय मुकर्रर जिम्मेदारियों को निभाने में लापरवाही और दीगर इल्जामात में फौरी असर से 10 टीचर्स को मुअत्तल करते हुए उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी कार्रवाई शुरू की गई। ये प्राइमरी स्कूल है। वीडियो बनाई है, वीडियो बनाई, सब चीज बनाएगी वही। हेड मास्टर वाला नंबर है, कौन सा वाला है? देखो ये प्राइमरी स्कूल है। महाराष्ट्र में वसत मुद्दती इंतखाबात का इम्कान निहायत शिद्दत से किया जा रहा है। ऐसे में अगर इंतखाबात होते हैं तो हम उसका सामना करने के लिए तैयार हैं। अगर इंतखाबात नहीं भी हुए तो भी रियासत के सियासी हालात पर हमारी गहरी नज़र है। इन ख्यालात का इजहार एनसीपी के सरबराह शरद पवार ने किया।
उन्होंने कहा कि अगर कुछ कमियां कोताहियां हमारे सामने आएंगी तो हम ऐन मौके पर हालात के मुताबिक फैसला करेंगे। हमने जो सियासी ढांचा तामीर किया है वो कभी मुतज़लज़िल नहीं होगा। इस यकीन का इजहार आज एनसीपी के सरबराह शरद पवार ने अपने नासिक दौरे के दौरान मीडिया से बात करते हुए किया। शरद पवार ने कहा कि जब लोगों को अपने हक़ राय दही इस्तेमाल करने का मौका मिलेगा तो ये तस्वीर यकीनी तौर पर तब्दील होगी। उन्होंने कहा कि जो आज बरसर इख्तिदार हैं उन्हें इस बात पर गौर करना चाहिए कि उनकी तरजीहात क्या होंगी। उन्हें मुसीबत ज़दा लोगों के दर्द से आगाही हासिल करनी चाहिए, लेकिन आज के हुक्मरानों की तरजीहात दूसरी हैं। शरद पवार ने कहा कि अपोजिशन लीडर अजीत पवार उन इलाकों का दौरा कर रहे हैं जहां ज़राअत को शदीद नुकसान पहुंचा है और लोग परेशानी के शिकार हैं। ये दौरा इस्तकबाल और मुबारकबाद के लिए नहीं है, इससे किसी को क्या नतीजा अखज़ करना चाहिए ये उनका अपना मामला है। ओबीसी रिजर्वेशन के बारे में शरद पवार ने कहा कि जब तक इस फैसले की तफसीलात सामने ना आ जाए इस पर बात करना मुनासिब नहीं है, लेकिन जो बातें सामने आई हैं उनके पेश नज़र ये कहा जा सकता है कि सूरत हाल निहायत तशवीशनाक है। शरद पवार ने खदशा जाहिर किया कि ओबीसी जो एक बड़ा तबका है इख्तिदार और इंतजामिया से बाहर फेंक दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि आने वाले इंतखाबात के ताल्लुक से वाज़ेह तस्वीर सामने आने की ज़रूरत है। हमारी ख्वाहिश है कि अपने हिमायती पार्टियों के साथ एक साथ इंतखाबात में हिस्सा लेने के बारे में बातचीत करें। अगर बातचीत से एक साथ लड़ने का फैसला किया जाता है तो ये बहुत अच्छा होगा। बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा का पटना कॉलेज कैंपस में एहतजाज का मुखालिफत का सामना करना पड़ा। सेंट्रल यूनिवर्सिटी की मांग को लेकर लेफ्ट तंजीमों के तुलबा और एनएसयूआई के एक्टिविस्ट ने उनकी मुखालिफत की। हंगामा कर रहे तुलबा को पुलिस ने समझाने की कोशिश की लेकिन वो नहीं माने। इसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज करके हंगामा कर रहे तुलबा को खदेड़ दिया। सुप्रीम कोर्ट ने जुमे के रोज प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को चैलेंज करने वाली नई अर्जियों को मुस्तरद कर दिया। ताहम जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की सरबराही वाली बेंच ने पहले से चल रहे मामले में 6 नए अर्जी गुजारों को मुदाखलत की दरख्वास्त दाखिल करने की इजाजत दे दी। एक रिपोर्ट के मुताबिक जिन मामलों में दरख्वास्त दायर करने की इजाजत दी गई है उनमें अदालत उज़्मा गुज़िश्ता साल हुकूमत से जवाब तलब कर चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने मार्च 2021 में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के दफात के खिलाफ एडवोकेट अश्विनी कुमार उपाध्याय की तरफ से दायर करदा अर्जी पर दाखिला, कानून और सकाफत की मरकजी वजारतों को बाज़ाब्ता नोटिस जारी की थी। 1991 का एक्ट ये हुक्म देता है कि मजहबी इबादत गाहों की 15 अगस्त 1947 वाली शिनाख्त को तब्दील नहीं किया जाना चाहिए। ताहम अश्विनी उपाध्याय ने दलील दी थी कि इबादत गाहों की शिनाख्त बरकरार रखने के लिए जिस तारीख की हद मुकर्रर की गई वो मनमानी और गैर माकूल है। उन्होंने कहा कि इस कानून में एक साबिक़ा तारीख 15 अगस्त 1947 मुकर्रर करते हुए गैर कानूनी तौर पर हिंदुओं, जैनों, बौद्धों और सिखों को अपनी उन इबादत गाहों पर दोबारा दावा करने के लिए अदालतों से रुजू करने का रास्ता बंद कर दिया गया, जिन पर बुनियाद परस्त वहशी हमलावरों ने हमला करके कब्जा कर लिया। इसके अलावा एक दूसरी अर्जी अनिल कबूतरा की जानिब से दायर की गई थी, उसमें भी कमोबेश वही सवाल उठाए गए जो अश्विनी उपाध्याय की अर्जी में है। अर्जी गुजार का कहना है कि मस्जिद की तामीर उसी जमीन पर हो सकती है जो कानूनी मिल्कियत हो और उस पर किसी तरह का तनाज़ा न हो। मंदिर का मजहबी किरदार छत, दीवार, सुतून को मुनज़्ज़म करने यहाँ तक कि नमाज अदा करने से भी तब्दील नहीं होता। शुमाली कश्मीर के जिले बारामूला के वानी गांव बाला इलाके में तसादुम आराई के दौरान एक अदम शिनाख्त जंगजू मारा गया, जबकि तलाशी ऑपरेशन हुनूस जारी है। कश्मीर जोन पुलिस ने अपने एक ट्वीट में अपडेट फराहम करते हुए कहा कि बारामूला एनकाउंटर में एक जंगजू मारा गया, तलाश ऑपरेशन जारी है। कबल ज़राए ने बताया कि फौज और पुलिस ने एक मुश्तरका ऑपरेशन में हफ्ते के लिए सुबह बारामूला के वानी गांव बाला इलाके को मुहासरे में लेकर तलाशी ऑपरेशन शुरू किया। उन्होंने जो ही तलाशी ऑपरेशन की एक टीम मुश्तबा मुकाम के नजदीक पहुंची तो वहां छिपे जंगजुओं ने उन पर फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में तरफैन के दरमियान तसादुम छिड़ गया।
बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुंबई के जिले मजिस्ट्रेट को छत्रपति शिवाजी महाराज बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे के आसपास के 48 इमारतों और दीगर ढांचों को ऊंचाई की पाबंदियों की खिलाफ वर्जी करने और फिजाई सलामती को खतरे में डालने की वजह से ढहाने का हुक्म दिया। चीफ जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस एमएस कार्निक की डिवीजन बेंच ने गुज़िश्ता रोज एडवोकेट यशवंत शिनवई की तरफ से दायर एक पीआईएल की समाअत के दौरान यह हिदायत दी, जिसने हवाई अड्डे के करीब ऊंची इमारतों से हवाई ट्रैफिक को लाक खतरात पर शदीद तशवीश जाहिर की थी। बेंच ने बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन पर ढांचे को गिराने की जिम्मेदारी डालने की कोशिश करने पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की खिंचाई की। अदालत ने जिला मजिस्ट्रेट को हिदायत दी कि वो जाती तौर पर तस्दीक करें और एक हलफनामा जमा कराएं जिसमें 19 अगस्त तक उन ढांचों को गिराने के लिए किए जाने वाले इक़दाम की निशानदही की जाए। इस केस की अगली समाअत 22 अगस्त को होगी। बेंच ने सख्ती से मुशाहिदा किया कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को हवाई अड्डे के करीब इस खतरे के बारे में कुछ करना है और तजवीज़ दी कि जिन गलत इमारतों को मुतल्लिका हुक्म की जानिब से खिलाफ वर्जियों के नोटिस दिए गए हैं उन इमारतों को बिजली और पानी की सप्लाई मनक़ते कर सकते हैं। हाईकोर्ट ने यह भी मुशाहिदा किया कि ऐसा कोई कानून नहीं है जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को इन्हदाम के अमल को शुरू करने से रोकता हो और कहा कि बीएमसी और मुंबई पुलिस इमारत को गिराने के लिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को हर मुमकिन मदद फराहम करेगी। साल 2002 के गुजरात फसादात के मामले में सामाजिक कारकुन तीस्ता सीतलवाड़ और गुजरात के साबिक डीजीपी आरबी श्री कुमार की हफ्ते के रोज अहमदाबाद के एक सेशंस कोर्ट में पेशी हुई। कोर्ट ने मामले में दोनों मुलजिमीन को जमानत देने से इनकार कर दिया। तीस्ता और श्री कुमार को गुजरात दंगे से जुड़े सबूतों से छेड़छाड़ कर मासूम लोगों को फंसाने के मामले में पिछले दिनों गिरफ्तार किया गया था। वेस्ट बंगाल के टीचर्स रिक्रूटमेंट घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच में जुटी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने हफ्ते के रोज साबिक वजीर पार्थ चैटर्जी के करीबी अर्पिता मुखर्जी से जुड़ी 8 कंपनियों के बैंक खातों को फ्रीज कर दिया। 7वें दिन की पूछताछ में पार्थ ने घोटाले में खुलासा करते हुए कहा कि कायदीन के कहने पर नौकरियां उन्होंने दी। ईडी जराये के मुताबिक हफ्ते के रोज अर्पिता और पार्थ को आमने सामने बिठाकर पूछताछ की जाएगी। अर्पिता के घर 28 जुलाई को छापामारी के दौरान ईडी को करीब 28 करोड़ रुपए कैश मिला था। उधर टीएमसी एमपी अभिषेक बैनर्जी के घर के सामने मुजाहरा कर रहे कैंडिडेट्स को पुलिस ने हटा दिया। कैंडिडेट्स अभिषेक से मिलना चाहते थे, पुलिस उन्हें सुबह से ही हटने के लिए कह रही थी, वो नहीं हटे तो ताकत का इस्तेमाल किया गया। बर्मिंघम में हो रहे कॉमनवेल्थ गेम्स में हिंदुस्तान को पहला तमगा दिलाते हुए 21 साल संकेत महादेव सरगर ने बेहतरीन कारनामा अंजाम दिया। हफ्ते के रोज वेटलिफ्टिंग के 55 किलोग्राम वजन वाले ग्रुप में संकेत ने तारीखी मुजाहरा करते हुए स्नैच में 113 किलोग्राम और क्लीन एंड जर्क में 135 किलोग्राम वजन उठाया। इस तरह मजमूई तौर पर 248 किलोग्राम वजन उठाकर महाराष्ट्र के इस खिलाड़ी ने नकली तमगा अपने नाम किया। उन्होंने पॉइंट्स टेबल में हिंदुस्तान का खाता खोल दिया। गौर करने वाली बात यह है कि संकेत के वालिद पान और चाय की दुकान चलाते हैं और काफ़ी जद्दोजहद करते हुए संकेत इस मुकाम पर पहुंचे हैं। इसी दौरान एक और खबर भी कॉमनवेल्थ गेम्स से आई है, जिसमें कॉमनवेल्थ गेम्स में पहला गोल्ड मेडल हिंदुस्तान को मिल चुका है। स्टार वेटलिफ्टर मीराबाई चानू ने 49 केजी वेट कैटेगरी में ये कामयाबी हासिल की है।
मरकजी वजारत सेहत के मुताबिक हिंदुस्तान में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 20,408 नए केसेस की तस्दीक की गई। इस दौरान 20,958 मरीजों ने शिफायाबी हासिल कर ली, जबकि 54 मरीजों की जान चली गई। मुल्क में अब कोरोना के 1,43,384 एक्टिव केसेस हैं। बांग्लादेश के चटगांव जिले में रेलवे क्रॉसिंग पर हादसा हो गया। एक मिनी बस ट्रेन की चपेट में आ गई। इस दौरान मिनी बस में सवार 11 लोगों की मौत हो गई, 5 लोग जख्मी हो गए। ढाका ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक मरने वालों में 7 तालिब इल्म शामिल हैं। यह हादसा मीरश राई उपजिला में हुआ। मिनी बस में कोचिंग सेंटर के तुलबा और टीचर्स मौजूद थे। मिनी बस रेलवे क्रॉसिंग से गुजर रही थी, तभी ढाका जा रही प्रावती एक्सप्रेस से टकरा गई। इराकी दारुल हुकूमत बगदाद में अवाम ने 72 घंटे के अंदर दूसरी मरतबा श्रीलंका जैसा नज़ारा पेश किया। हजारों की तादाद में मुजाहिरीन ने, जिनमें बेशतर शिया लीडर मुख्तदी उल सद्र के हामी हैं, हफ्ते के रोज पार्लियामेंट की मजबूत किलानुमा इमारत पर धावा बोल दिया और ईरान की हिमायत याफ्ता हरीफ जमातों की जानिब से वज़ीर आज़म की नामजदगी के खिलाफ एहतजाज किया। काबिज इजरायली फौज की फायरिंग से एक 16 साल फलस्तीनी नौजवान जाम बहक हो गया। ये वाकया मगरबी किनारे में जुमे के रोज एक तसादुम के दौरान पेश आया। फलस्तीनी वजारत सेहत ने नौजवान की मौत की तस्दीक कर दी है। एक खबरसां इदारे के नुमाइंदे के मुताबिक 300 से 400 फलस्तीनी एक एहतजाजी मुजाहरे के लिए जमा थे। यह एहतजाजी इस इलाके में यहूदी बस्तियों की तामीर और अंधाधुंध तौसीक के खिलाफ था। इस दौरान यहूदी आबादकारियों के हमरा इजरायली फौज ने फलस्तीनियों को निशाना बनाना शुरू किया तो दो तरफा तसादुम शुरू हो जाने पर इसराइली फौज ने फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में 16 साल अमजद निशात अबू अलिया सीने में गोली लगने से जाँ बहक हो गया। ख्याल रहे कि ये वाक़या हालिया दिनों के नाबलूस में इसी नौयत के वाक़े के बाद दूसरा वाक़या है। नाबलूस में इतवार के रोज़ उस वक्त 2 फलस्तीनी जाँ बहक हो गए थे जब इजरायली फौज ने सुबह सवेरे छापा मारा था। अमेरिका में एक नीलामी के दौरान नाजी तानाशाह एडोल्फ हिटलर की घड़ी $11 लाख में फरोख्त हुई। एक रिपोर्ट के मुताबिक जर्मन घड़ी फर्म ह्यूबर के जरिए बनाई गई ये घड़ी है, जिसमें एक स्वास्तिक बना है और नीचे AH लिखा है। इस मेरीलैंड में एलेक्जेंडर हिस्टोरिकल ऑक्शन में एक गुमनाम बोली लगाने वाले को फरोख्त कर दिया गया था। नीलामी का जो तारीखी ऑटोग्राफ, दस्तावेजों और तस्वीरों सभी जंगों से फौजी और अहम वाक़यात से मुतालिक है। उसका कहना है कि हिटलर को घड़ी 20 अप्रैल 1933 को उसके 44वें यौम पैदाइश पर दी गई थी, जब वो जर्मनी के चांसलर बने थे। नीलामी करने वाले ने अपने प्रोडक्ट की फहरिस्त में बताया कि दुनिया के कुछ सबसे तजुर्बेकार और मोअज़्ज़िज़ घड़ी साज और फौजी मौरखीन के जरिए घड़ी और उसकी तारीख पर तहकीक की गई, जिनमें से सभी ने नतीजा निकाला कि ये साबित है और ये वाकई में एडोल्फ हिटलर से जुड़ा हुआ है। नीलामी करने वालों का कहना है कि घड़ी को जंग की यादगार की शक्ल में लिया गया था, जब 4 मई 1945 को तकरीबन 30 फ्रांसीसी फौजियों के ग्रुप ने हिटलर की पहाड़ी इलाके बरगोफ पर हमला बोल दिया था। नाज़रीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। आप देखते रहिए INN चैनल।